दोस्तों, आज की कहानी है बेगाने। शादी के जोड़े में सजी रेणुका इतनी सुंदर लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। शादी का लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी, गहनों की खनखनाहट, एक नई दुनिया का ख्वाब लिए उसकी आंखें सभी के आकर्षक का केंद्र बनी हुई थी। वह बहुत खुश थी और हो भी क्यों ना किसी भी लड़की के लिए वह दिन सबसे खुशी का होता है जब वह जीवन साथी के रूप में उसी को पाती है जिसे वह प्यार करती है। रेणुका संस्कारी घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी। सर पर पिता का साया ना होने पर भी माँ ने उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी थी और रेणुका ने भी अपने माता पिता का सम्मान उसे निष्ठा से रखा जैसे हर अपेक्षा बच्चों से होती है। वह बहुत होनहार थी। बेटे की शादी के बाद अमृता जी की इच्छा थी कि बेटी के हाथ पीले हो जाते, उसका भी घर बस जाता तो वह भी अपने जिम्मेदारी से निवृत्त हो गंगा नहा लेती। रेणुका की भाभी का भाई सूरज अपनी बहन की शादी वाले दिन से ही रेणुका को पसंद करने लगा था, परंतु जबकि रेणुका के मन में इस तरह की कोई बात नहीं थी क्योंकि वह जिंदगी में मुकाम हासिल करना चाहती थी। वह एक घरेलू लड़की थी। उसे पहली नज़र में प्यार वार के सब बातें बेकार लगती थी। अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद ही वह शादी करना चाहती थी और वो भी माँ की पसंद से। तभी सूरज के बार बार बोलने पर उसने उसे कोई अहमियत नहीं दी तो बात सूरज के अहम को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही थी। सूरज अपनी बहन से मिलने बार बार ना आता क्योंकि वह उसके बाद उसने वहां जाना छोड़ दिया। काफ़ी समय बीत गया। रेणुका अपनी मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी में लग गई थी और वह सूरज भी एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत था। आज सूरज का तो पता नहीं रेणुका से शादी करना चाहता था या नहीं, पर अब रेणुका चाहती थी अब घर बसाना तो सबसे पहले उसका ध्यान सूरज पर गया। उसे चाहता भी बहुत था। अमृता जी भी यही चाहती थी कि जाने पहचाने लोगों में बेटी की शादी हो तो अच्छा है। और अब तो रेणुका भी सूरज का अपने प्रति इतना झुकाव देखकर उसकी पसंद करने लगी थी, पर उसने इस बात का कभी इजहार नहीं किया। आज वह दिन था जब दोनों विवाह के पावन सूत्र में बंध गए थे। दुल्हन बनी सेज पर बैठी रेणुका यह सोच रही थी वह अपने प्यार का इजहार करेगी। इस बंधन को प्यार और सेवा से वह 7 जन्मों का बंधन निभाएगी। कोई भी लड़की जब किसी के साथ विवाह के सूत्र में बंध जाती है तो उसका पति परमेश्वर और वह परिवार ही पूरा संसार बन जाता है। मन घबराया हुआ था, कुछ उमंगें भी लहरा रही थी। खुद ही कुछ सोच कर वह हंसती और खुद ही शर्मा कर हाथों से चेहरा ढक लेती। हर आहट पर उसे लगता आ रहा गया कि बड़ी देर हो गई। घड़ी के तरफ नजर गई तो 1:15 बज रहा था, पर सूरज अभी तक नहीं आया था। उसने बाहर झांक कर देखा तो सारे घर की रोशनी बंद थी, सभी सो गए थे। उसे थोड़ी हैरानी हुई, फिर सोचा दोस्तों ने रोक लिया होगा। वह बिस्तर पर लेट गई। कुछ सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह जैसे ही उसकी आँख खुली, सूरज चाय के 2 कप हाथ में लिए खड़ा था। रेणुका ने जैसे ही हड़बड़ा कर उठी और सूरज के पास होने के लिए झुकने लगी। उसकी साड़ी पर थोड़ी सी चाय गिर गई। वह जाग गई। तब उसे महसूस हुआ कि वह सपना देख रही थी, पर क्या साड़ी तो सच में गीली थी और सामने सूरज भी था, पर हाथ में चाय का कप नहीं, खाली गिलास पकड़े जिसका पानी वो रेणुका के ऊपर फेंक चुका था। रेणुका कुछ समझ नहीं पाती। उससे पहले सूरज ने उसके बाजू जोर से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मैडम 7 बज गए हैं, घर का काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है।
वह सपना देख रही थी या अब सपने में है। थोड़ा खुद को संभालने के बाद उसने कहा, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? क्यों? तुम क्या कहीं की महारानी हो या तुम्हारे माँ का घर नहीं जो नखरे दिखाती फिरोगी? यहाँ अगर रहना है तो अपनी औकात में रहना होगा, समझी? सूरज ने उसे बिस्तर पर फेंकते हुए जवाब दिया और कमरे में चला गया। रेणुका को यह सब एक भयानक सपना की तरह लग रहा था। दिमाग ने तो जैसे काम करना छोड़ दिया था। वह नहीं समझ पा रही थी कि पिछले 4 सालों से लेकर कल तक तो उसे दिलो जान से चाहता था। आज वह किस रूप में उसी के सामने है और आज वह कितना इसको बेगाना समझ रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? उसने खुद को संभाला और नहा कर तैयार होकर रसोई के घर की तरफ बढ़ी। नीचे सभी परिवार के सदस्य हंसी मजाक कर रहे थे। उसने जाकर सास ससुर ननद के पैर छुए पर किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया दिखाने की जरूरत ना समझी। सबका व्यवहार अटपटा था परंतु वह मुस्कुराती रही। उसके सामने रसोई घर दिखाई दिया। वह अपना काम करने के लिए चल पड़ी पर जैसे ही वह अंदर पहुंची तो वहां की हालत देखकर हैरान हो गई। जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। देखकर ऐसा लग रहा था सभी नाश्ता कर चुके हैं। वह परिवार के सभी लोगों के व्यवहार से आहत हो रही थी पर उसने यह किसी पर जाहिर होने नहीं दिया। चुपचाप सारे रसोई साफ की और अपना नाश्ता करने लगी। तभी सास ने घर के सारे कपड़े धोने का आदेश दिया। सारा दिन यूं ही चल रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद चौथा काम। 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी। शादी का पहला दिन जहां दुल्हन को घर वाले पलकों पर बिठाते हैं, वह भी घर के सदस्यों को समझने का प्रयास करती है। वहां रेणुका के साथ ऐसा व्यवहार उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बुद्धिमान तो वह थी, समझदार भी बहुत थी। वह रात को इस बारे में सूरज से बात करने की सोच रही थी कि ऐसी क्या बात है जो सबका व्यवहार इतना अजीब है। कहा क्या गलती हुई है? पर आज रात भी पिछली रात की तरह सूरज नहीं आया। वह पहली रात से ही दूसरे कमरे में सो रहा था। जब भी रेणुका पति या घर वालों से इस बारे में बात करना चाहती तो कोई भी उसकी बात सुनकर राजी ना था। अब छुट्टियां खत्म हो चली थी, उसे जॉब पर भी जाना था पर उस दिन घर में अलग ही बखेड़ा खड़ा हो गया। सूरज बाकी घर वालों ने जॉब पर जाने से मना कर दिया और इस बात की दुहाई, हम खानदानी लोग हैं, हमारी बहुएं बेगाने मर्दों के बीच नौकरी नहीं करती। जॉब अब यह क्या अच्छा लगेगा कि पैसों के लिए घर की औरतें सड़कों पर निकले। माँ के घर में जो किया सो किया, यहाँ रहना है तो नौकरी भूल जाओ। अब रेणुका बड़ी दुविधा में फंस गई। पहले ही घर का माहौल ठीक नहीं है, अब अगर मैं सबकी इच्छा के खिलाफ नौकरी पर जाती हूँ तो रिश्तों की खटास और बढ़ जाती। उसने बातों को संभालने के लिए कुछ दिन की और छुट्टियां ले ली। सोचा आज नहीं तो कल सब समझेंगे कि आज पुरुष और स्त्री बराबर हैं। कंधे से कंधा मिलाकर चलना आज के समय की ज़रूरत है। औरतें यह नहीं करती, वह नहीं करती, यह सब तकियानूसी बातें हैं। पर अभी रेणुका ने चुप रहने में ही भलाई समझी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रेणुका अपने सेवा भाव से परिवार वालों का दिल जीतना चाहती थी पर उसके सभी प्रयास असफल हो जा रहे थे। उसे ऐसा महसूस होना शुरू हो गया था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। एक नौकरानी से ज़्यादा वह कुछ नहीं। सूरज कई दिन बाहर रहता, कोई बात नहीं, कोई सम्मान नहीं। अब तो नौकरी भी की भी चिंता उसे सता रही थी। जब वह प्रयास करके हार गई तो उसने यह बात अपनी माँ और भाई से करना चाहती और करती भी क्या। नारी एक कमजोर वृक्ष की तरह है जो वर्षों से पुरुष का सहारा ही इस समाज में फल फूल सकती है। समाज तो हमेशा औरत की गलती निकालता है। पति अगर शराबी अयास भी हो तो पत्नी उसके चरणों में स्वर्ग, उसकी सेवा में जीवन बिताए तभी उसका जीवन संपूर्ण कहलाएगा। आज भी हम पति से अलग रह रही औरतों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाते। ऐसी औरतों के लिए समाज ने तो कुलच्छड़ी उल्टा ना जाने क्या क्या विशेषण रखे हैं। कितनी मजबूर है
किस समाज में जिसे अपना कोई अस्तित्व नहीं, कभी पिता, कभी भाई, कभी पति, ऐसे सोने के पिंजरे की तरह उसके व्यक्तित्व को बांध कर रखते हैं कि वह कभी भी उन्मुक्त हो, अपने सपनों को उड़ान नहीं दे पाते। पर रेणुका इतनी भी कमजोर नहीं थी इससे पहले कि वह पूरी बिखर जाती। उसने यह बात अपने मायके में सबके सामने रखी। फिर क्या, वही हुआ जो समाज की सोच है, जो समाज की परंपरा है। माँ को दुख तो होगा, पर अब समाज की चिंता भी थी। हमें अपनी झूठी शान को बचाने के लिए अगर अपनी खुशियों का गला घोटने पड़े तो, पर बड़ा सस्ता सौदा है। समाज में इज्जत तो बनी रहेगी। माँ ने हालात के साथ समझौता करने की बात कही और भाभी को तो यह बात भी सुनना गवारा ना हुई, क्योंकि हर बहन को अपना भाई ही सही लगता है और सारे ऐब भाभी में नजर आते हैं। और तो बात भाभी को पसंद नहीं आई। वह भाई को कैसे पसंद करती, तो उन्होंने भी कह दिया। घर में के मसले को घर में ही मिल बैठ कर समझना चाहिए। अब रेणुका के पास क्या रास्ता था? कोई उसकी अंतर मन के भाव को नहीं समझ रहा था। एक लड़की लाखों सपना लिए अपनी एक दुनिया छोड़कर अपने ससुराल आती है, अपने नई दुनिया बसाने पर। यह दुनिया तो उसकी थी ही नहीं। उसके साथ घिनौना विश्वासघात हुआ। एक तरफ पति था जिसने 7 फेरों में साथ रहने की कस्में खाई, दूसरी तरफ माँ और भाई जिन्होंने उसे फूलों की तरह पाला और रखा। पर अब वह शादी के बाद इतनी बेगानी हो गई कि उसके आंसू पोंछने से ज़्यादा उन्हें उस समाज की चिंता थी जिसमें अगर बेटी मायके में वापस आ जाए तो सारी इज्जत मिट्टी में हो जाती है। समाज के तानों से बचने के लिए हम अपने ही जिगर के टुकड़े को छोड़ देते हैं, तिल तिल मरने के लिए, जीवन को बोझ की तरह ढोने के लिए। और लड़की अगर पढ़ी लिखी नहीं है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, तब तो उसकी जिंदगी बस दूसरों की मेहरबानियों पर निर्भर है। पर रेणुका के साथ ऐसा नहीं था। वह आज की लड़की थी। उसने निर्णय कर लिया, या तो इन हालातों को बदलेगी और अगर इसमें सफल नहीं हो पाई तो समाज में झूठी इज्जत को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान नहीं देगी। उसने एक और पहल की। वह घर पहुंचकर सूरज के कमरे में गई और उसे जानना चाहा, अगर ऐसा ही करना था तो मेरे साथ प्यार का दिखावा क्यों किया? यह सुनते ही सूरज आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, मैं तुमसे कोई प्यार वार नहीं करता। तुम्हें बहुत घमंड था ना खुद पर। बस तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैंने यह सब किया। प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने अपने घर के सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे नीचा दिखाया। मैं तुमसे नहीं, प्रियांशी से प्यार करता हूँ और जल्दी ही उससे शादी भी करूँगा। यह सब तुम अपनी आंखों से देखोगी, फिर भी कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारी जगह इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की ही रहेगी। यह बातें सुनकर रेणुका की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह निःशब्द थी कि सूरज कैसे कोई इतनी सी बात पर किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर सकता है। किसी का हृदय इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? कहाँ है इंसान की मानवता? और ऐसे सूरज से तो समाज भरा पड़ा है। वह अपनी घटिया मानसिकता के चलते आज भी वासना और प्यार में फर्क नहीं कर पाए। किसी के चेहरे पर तेजाब देखना या किसी का बलात्कार कर उसके जीवन को अंधेरों में छाप कर देखना, क्या यह प्यार है? या तो प्यार का परिणाम नहीं, या लोग ऐसी विकृत मानसिकता के मालिक होते हैं और वासना हाँ बसेरा होता है। कितने ही जीवन बसने से पहले उजाड़ दिए जाते हैं। पर रेणुका इतनी कमजोर नहीं थी। उसने अपने आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि वह समझ गई थी कोयला कितना भी घिस जाए तो उजला नहीं होता। यह प्रयास व्यर्थ है। चुपचाप कमरे से निकली और अपना सामान बांध कर घर से निकलने लगी कि नीचे से आवाज आई, अगर आज यह दहलीज पार की तो तुम्हारे लिए यह दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रेणुका कुछ देर रुकी कि शायद यह उसका हाथ पकड़कर उसे रोक ले, पर यह ना हुआ। उसने अपने बिखरे अरमानों को समेट और जीवन की एक हार को जीवन भर की हार नहीं बनने दिया। अब रास्ता इतना आसान नहीं था। माँ के घर जाना मुश्किल था, क्योंकि माँ के खोखले वसूलों को
निभाते तो जिंदगी नहीं जी पाती। भगवान ने एक ही जिंदगी दी, कोई उसे खोना नहीं चाहता। हर कोई जीवन में खुशी चाहता है, रिश्तों को निभाना चाहता है, प्यार लेना चाहता है, प्यार देना चाहता है। पर अगर किस्मत से यह उसे उसमें सफल ना होता तो क्या? जीवन को फिर से एक मौका देना गुनाह है। जो समाज में ऐसी औरतों पर पाबंदियां कसी जाती है, और दुख तो तब होता है जब एक नारी ही दुश्मन हो। तकियानुसी संस्कारों रिवाज की दुहाई देकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हैं। हर बढ़ता कदम रेणुका को नई जिंदगी की ओर ले जा रहा था। वह बढ़ती गई, रुकी नहीं। इतनी ठोकर खाने के बाद वह जिंदगी को शादी के पिंजरे में कैद करना नहीं चाहती। वह अलग रहने लगी और जॉब जाना शुरू कर दिया, अपने करियर पर ध्यान दिया। और उस दौरान उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अनाथालय से एक बच्ची को गोद लिया। उसके जीवन का मकसद अपना जीवन स्वर्ग ही नहीं था, वह एक जिंदगी को संभाल कर इस समाज को नई बड़ी सीख देना चाहती थी। कोई गिर जाए तो बड़ी बात नहीं, गिर कर फिर संभले और गिरे हुए को उठाए, वही जिंदगी के हीरो। रेणुका भी उनमें से एक थी। आज वही रिश्ता उसका सपना है। वैसे तो माँ, भाई, भाभी सभी रिश्ते जीवन में धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ वापस आ गए, पर अब तो बंधन नहीं था। आज रेणुका अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है। जीवन में कोई घुटन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। वह ईश्वर की भी इस नीयत को खुलकर जी रही थी। जिंदगी में नई ऐसे पड़ाव आते हैं, इंसान हार जाता है और कभी अपने जीवन को समाप्त करने के लिए निर्णय ले लेता है। आए दिन जहर खाकर, नदी में कूदकर, पंखे से लटक कर आत्म हत्या करने वालों की कमी नहीं है। नशे में अपने जीवन को नर्क करने या गलत राह पर चलकर अपने जीवन को नरक करने वाले की भी कमी नहीं है। जिंदगी इस बुजदिल का नाम नहीं है, जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है। इसे जीना सीखो, खोना नहीं। और रेणुका अपने पुराने जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी जीना शुरू कर चुकी थी। तो दोस्तों क्या रेणुका ने सही किया या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।